हेलो गाइस, वेलकम टू द लिविंग ट्रूथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट फाद असलम। और आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किस तरह से बना जाए या किस तरह से बना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि आज के जो हमारे जो गेस्ट हैं वो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उनकी जर्नी से और इनके चैलेंजेस से हम सीखेंगे कि नए आने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और किन चीज़ों से उनको अवॉइड करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आज के जो गेस्ट हैं उनका नाम है सैयद मुज़म्मिल अली, जो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो आइए मैं सबसे पहले बिना वक्त ज़ाये कि आपको उनसे मिलवाता हूँ। जी मुज़म्मिल साहब, मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मुज़म्मिल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुज़म्मिल भाई, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद क्या फीलिंग होती है? देखिए फ़ाद भाई, जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था ना, तो बड़े चैलेंजेस आए। लेकिन माशाल्लाह जब मैं 2018 में क्वालीफ़ाई हुआ, तो जिस दिन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, तो मुझे वो दिन याद है कि मैं सुकून से सोया। सुकून से हाँ, सोए। सुकून से सोया। और फिर सोने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रेस्टीजियस क्वालिफ़िकेशन मैंने अचीव कर ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मेरे करियर का स्टेप नंबर 1 है। ओके। अच्छा मुज़म्मिल भाई, मुझे बताएं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली क्या होता है? इसको किस सिनेरियो से हम इसको देख सकते हैं कि बेसिकली ये क्वालिफिकेशन है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है इसको समझने में बड़ी गलती करते हैं। उनको सीए और अकाउंटेंट्स इन दोनों चीज़ों में फ़र्क करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ, फ़ाद भाई, आपका एक अच्छा क्वेश्चन है कि आपका मुझसे सवाल ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? बेसिकली क्या है? बेसिकली क्या है? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक जो है ना, वो बड़ा जिसे कहते हैं ना, मराहिल का जो है वो आपको बड़े मराहिल पास करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले अब आपको पता है कि आपको पीआरसी पास करना पड़ता है। ओके। फिर आप पीआरसी पास करने के बाद आप कैफ पास करते हैं। फिर कैफ जब आप पास कर लेते हैं तो फिर आपको जो है वो आर्टिकलशिप के लिए किसी फर्म के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। ड्यूरिंग द आर्टिकल्स आपको जो है वो फाइनल के पेपर देने होते हैं। और वंस आपकी आर्टिकलशिप भी खत्म हो जाए और आप फाइनल के पेपर जो है पास भी कर लो, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। अच्छा, कई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मैंने देखे हैं जो विद इन आर्टिकल्स पास हो जाते हैं। हाँ, होते हैं। देखें, जिस ज़माने में हम लोग अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू कर रहे थे ना, तो उस वक़्त विद इन द आर्टिकल्स तो लोग क्वालीफाई होते थे, लेकिन उनकी तादाद कम है। लेकिन माशाल्लाह जो हमारी जेन ज़ी है, वो माशाल्लाह जो है, अब मैं जिसको देख रहा होता हूँ, मोस्टली 60-70% जो हमारे ट्रेनीज़ हैं, वो विद इन द आर्टिकल्स जो है क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इसकी 2 बुनियादी वजह हैं कि बच्चों ने मेहनत करना भी शुरू कर दी है, और मार्केट में अच्छे टीचर्स भी आ गए हैं, जो अच्छी तरह से जो है वो एजुकेशन को दे गाइड रहे हैं, कर रहे एजुकेशन जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि बच्चों में ये रुझान बढ़ गया है कि विद इन द आर्टिकल्स जो है वो क्वालीफाई हो रहे हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सारे बच्चे हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कई लोग तो मैंने देखा है कि हैं। वो अपने टेन्योर्स को पूरा करने के बाद भी वो क्लियर नहीं कर यस, पाते। लेकिन अब मेरा ये ख्याल है कि लोग ज़्यादातर जो है विद इन द आर्टिकल्स जो है वो क्वालीफाई कर जाते हैं। वरना उसके अलावा मतलब सूनर और लेटर अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ता है, मेहनत से पढ़ता है, सही से आर्टिकलशिप करता है, और अपनी एजुकेशन पे जिसे कहते हैं ना, वो सही से अपनी एजुकेशन अगर कंप्लीट करता है ना, तो वो इंशाल्लाह क्वालीफाई हो जाता है। अच्छा मुज़म्मिल भाई, मेरी एक चीज़ हुँ, बताएँ कि अगर कोई बच्चा विद इन आर्टिकल अपने हुँ। क्वालीफाई कर लेता है, तो क्या वो क्वालिफाइड कहलाएगा? हाँ, देखें, जब जिस दिन वो आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई कराएगा, तो वो क्वालीफाई कहलाएगा, मेंबर नहीं कहलाएगा। मेंबर नहीं कहलाएगा, मेंबर नहीं ओके। कहलाएगा, सही है। और मेंबर का क्या फ़ायदा है कि आईकैप का मेंबर जो है वो ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है, लेकिन हर मेंबर साइन नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको जी। किसी फ़र्म का पार्टनर होना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात लोग क्वालीफाई होके अपनी फ़र्म खोल लेते हैं, लेकिन आपको वेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी आर्टिकलशिप में 2 साल बाकी हैं, और आप जो है वो क्वालीफाई हो गए, तो आप सीए क्वालीफाइड तो कहलाओगे, पर सीए मेंबर नहीं कहलाओगे। जिस दिन आपने अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली, प्लस आपके पेपर्स पास, तो आप एक आईकैप मेंबर हैं। ओके। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएँगे, आपने कैसे स्टार्ट दिया और आपके अब तक की कैसी आपकी जर्नी रही? सर, मैंने जो स्टार्ट लिया, अब तो मुझे शायद याद भी नहीं है, लेकिन 2012 में मेरा जो है वो ए लेवल के दौरान जो है, मेरे जो कुछ कुलीग्स थे, उनके जो है वो ब्रदर जो है वो सीए कर रहे थे। उनके अलावा जो मेरे एक कज़न थे, वो भी सीए कर रहे थे। तो जब मेरा ए लेवल्स था, और मेरा ए लेवल्स भी जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ था ना, यानी मेरे जो ए लेवल्स में सब्जेक्ट लिए थे, वो मेरे पास आई थिंक अकाउंटिंग थी, इकोनॉमिक्स थी, बिज़नेस थी, और मैथमेटिक्स थी। तो उस वक़्त मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि आया मैं जो है वो मैं आईबीए से जाके जो है बीबीए करूँ, और या फिर जो है मैं सीए परस्यू करूँ। फिर बहरहाल काफ़ी डिस्कशंस के बाद फैमिलीज़ के साथ मैंने डिस्कशन करी, अपने कोलीग्स के भाइयों के साथ डिस्कशन करी, अपने कज़न के साथ डिस्कशन करी, और फिर मैंने इस पॉइंट पे रीच किया कि जो है मुझे जो है वो सीए करना चाहिए। तो मैंने सीए में जो है वो 2012 में इंडक्शन ली,
अल्लाह पाक के हुक्म से जो है उस ज़माने में जो है वो सीए फाउंडेशन और सीए इंटर होता था। ओके। यानी मॉड्यूल ए और बी मिला के सीए फाउंडेशन होता था और मॉड्यूल सी और डी मिला के सीए इंटर होता था। तो मैंने एक फास्ट ट्रैक स्टूडेंट था, तो मॉड्यूल ए भी मैंने एक साथ पास किया। तो मेरा जो है वो 6 मंथ्स में मॉड्यूल ए भी पास हो गया। फिर उसके अलावा मैंने शायद मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी दिया था। तो विद इन 1.5 ईयर मैंने अपना जो है वो सीए इंटर कंप्लीट करा। सीए इंटर कंप्लीट करने के बाद मेरी जो है वो फर्म में जो है वो आर्टिकल्स स्टार्ट हो गई, और जो मेरी विद इन दी आर्टिकल्स की जो लास्ट अटेम्प्ट होगी है 3.5 साल वाली, उसमें मैं जो है वो क्वालिफाई हो गया। तो ये मेरी जो है वो छोटी सी जर्नी थी। छोटी सी जर्नी थी ये। यस है, छोटी सी जर्नी थी। चलिए, अच्छा, अब मुझे बताएं, अगर लेट सपोज स्टूडेंट्स हैं, कोई साइंस के बैकग्राउंड से आ रहा है और कोई कॉमर्स के बैकग्राउंड से आ रहा है, तो ये कैसे चूज कर सकते हो खुद से कि उनको सीए में आना चाहिए या नहीं? देखिए फाद भाई, सवाल तो आपका वैलिड है, लेकिन ये मिथ है। एक मिथ ये है कि सिर्फ कॉमर्स के बच्चे सीए कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे साथ जो दोस्त, मेरे कुलीग्स थे, वो कुछ इंटर से प्री प्री इंजीनियरिंग से भी थे, कुछ प्री मेडिकल के भी थे, और दे आर अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट, माशाल्लाह टाइमली क्वालिफाई हो गए, और फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स में थे, क्वालिफाई हो गए। तो ये मिथ है। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर आपका इंटर का बैकग्राउंड या ए लेवल्स का बैकग्राउंड जो है वो साइंस का है या मेडिकल का है, तो आपको सीए में आने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि इंटर बैकग्राउंड का बच्चा और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा सीए नहीं कर सकता। ये मिथ है। वो भी सीए कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली चूंकि उनका बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स का नहीं है, तो जब वो सीए के स्टार्ट में आते हैं तो उन्हें थोड़ी मेहनत करनी होती है। वंस उनकी मेहनत हो जाती है तो वो इजीली पेपर पास भी कर लेते हैं। इसमें जो एग्जाम्पशंस होती हैं, मैंने अक्सर देखा है कि एडमिशन के टाइम पे एग्जाम्पशन मिल जाती हैं बच्चों को। हाँ, बिल्कुल होती हैं। अब आपको पता है कि आईकैप जो है ना अपनी स्कीम्स को जो है ना चेंज कर रहा होता है। तो अभी एजुकेशन स्कीम 2025 जो है वो वैलिड है। तो एजुकेशन स्कीम 2025 में जो है क्लियर लिखा हुआ है कि आपको किन किन बुनियाद पे जो है वो एग्जाम्पशंस मिलेंगी। ओके। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो जाके उसको देख ले। तो आज के लिए जो एप्लीकेबल गाइडलाइंस है वो एजुकेशन स्कीम 2025 है। ओके। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी जर्नी में किन किन चैलेंजेस को आपने फेस किया है, यानी कि होता है फैमिली प्रेशर हो गया, फाइनेंशियली हो गया, इस टाइप से। देखिए मतलब अगर मैं आपसे ये बात खुल के कह सकूं तो सीए में इतना फाइनेंशियल प्रेशर होता नहीं है। अगेन ओके। ये डिपेंड करता है। ये कुछ बहुत हम्बल बैकग्राउंड के लोग भी आते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप अच्छी जगह से एसीसीए करते हैं या फॉर एग्जांपल आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, तो शायद 3-3 लाख रुपए पर सेमेस्टर की फीस है। जबकि सीए में ऐसा है नहीं ना। मतलब पर सब्जेक्ट की फीस जो है वो 15,000 है। आजकल तो आपको पता है ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी जो है वो आ गए, तो शायद अवेलेबल है। अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार का भी आपको लेक्चर मिल जाते हैं। बस लेकिन आपको ये चीज़ नोट करनी है कि वो लेक्चर्स अपडेटेड हों। ऐसा ना हो कि आप 2026 में 2023 के लेक्चर्स ले रहे हो। ये तो है। तो एजुकेशन जो है ना इसकी एज सच इतनी एक्सपेंसिव नहीं है एज कम्पेयर टू अदर क्वालिफिकेशन। लेकिन अलबत्ता ये भी एक चैलेंज है कि आपको कुछ ना कुछ तो पेमेंट करनी है ना। बिल्कुल। देखो, सबसे बड़ा जो मसला मुझे लगता है ना कि फॉर एग्जांपल आपने एक पेपर पढ़ा और पेपर पढ़ने के बाद आप वो पेपर फेल कर गए ना, तो वो जो मेंटल आपको स्ट्रेस मिलता है ना, वो मेंटल स्ट्रेस आपको मारता है, पीछे ले जाता हूँ। आपको पीछे ले जाता है। फिर डेफिनेटली आपको पता है कि यार एक सब्जेक्ट मैंने लेट्स सपोज अकाउंटिंग पढ़ा। अब जब मैंने अकाउंटिंग पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं फेल हो गया, तो अब मेरे लिए उसकी क्लासेस लेना दोबारा मुश्किल है। क्यों? फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक की क्लास लेता हूँ, मेरा माइंड में चल रहा होता है यार मुज़म्मिल, ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो एक जिसे कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा स्ट्रेस है कि आपका पेपर जो है ना वो हो जाए फेल। दूसरा स्ट्रेस ये होता है कि आपके कोलीग्स बास औकात जो आपके साथ जिन्होंने इंटर किया होता है, ए लेवल्स किया होता है, स्टार्ट भी साथ लिया होता है, लेकिन बाद दफ़ा वो आपसे आगे चले जाते हैं। तो जो पेयर प्रेशर है ना, वो भी जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब आप बात करें ना आपके स्टार्टिंग लेवल कैफ लेवल की, तो वहाँ पे जो पेयर प्रेशर होता है वो टाइम मैनेजमेंट का तो है। पेयर जो आपका जो प्रेशर है, एक तो पेयर प्रेशर भी है, और सेकेंडरी टाइम मैनेजमेंट। कोर्स बहुत लेंदी है, 100 आवर्स के कोर्सेज हैं, 120 आवर्स के कोर्सेज हैं। फिर उनकी क्लासेस लेना, क्लासेस लेने के बाद फिर घर में आके उसकी प्रैक्टिस करना, पास लेवल की प्रैक्टिस करना, तो एक टाइम प्रेशर तो है। ओके, बड़ा अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया है। अच्छा, आपने भी एक बात की कि एसीसीए। अब मुझे बताइए कि एसीसीए और आई कैप के जो कोर्स जो ड्यूरेशन है, इनमें क्या डिफरेंस है? अच्छा देखिए, आपको पता है कि एसीसीए जो है ना वो स्मार्ट क्वालिफिकेशन है, ओके। ठीक है, और आई कैप एक पूरा प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल आई कैप में आपको पीआरसी देना है, कैप देना है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप। फिर आपको जो है वो आर्टिकलशिप करनी है, आर्टिकलशिप आपको फाइनल देना है, फाइनल के बाद आपको केस स्टडी देनी है, सी फैप है और केस स्टडी है। अच्छा, एसीसी में भी ऐसे ही है, लेकिन अब आपको पता है जो आई कैप है वो आपकी पाकिस्तान की लोकल बॉडी, यानी आई कैप से जो पेपर कंडक्ट होता है। एसीसीए के लिए जो है ना वो आपको यूके से, एसीसी की यूके की बॉडी है।
प्लस एसीसीए में और आईकैप में जो एक मेजर डिफरेंस ये है कि मैं समझता हूँ कि जो, क्योंकि मैं एसीसीए मेंबर भी हूँ, एसीसीए बच्चे पास कर जाते हैं। इसका हरगिज़ से मतलब नहीं है कि एसीसीए कोर्स जो है वो वीक है, या एसीसीए का जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जो पढ़ाई वीक है या पढ़ाई ईज़ी है, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ एसीसीए मोर स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एसीसीए के अंदर आपको पहले से पता होता है इस ग्रिड से ये सवाल आएँगे, इस ग्रिड से ये सवाल ओके। आएँगे। लेकिन सीए के अंदर ना आई थिंक एक चैलेंज है कि पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करके जाना है, कवर करके जाना है, पता नहीं क्या एग्ज़ामिनर कोई भी चीज़ पूछ ले। सेकेंडली एसीसीए एक्सपेंसिव है, क्योंकि देखो आपको तो पाउंड में फीस देनी है ना। बिल्कुल। सही है, अब आपको अब पाउंड का जो भी रेट है, जिस ज़माने में मैं पेपर देता हूँ, उस ज़माने में पाउंड जो है वो शायद 140 150 रुपए का था। आज पाउंड जो है वो 350 से ऊपर का 350 बिल्कुल ऊपर ऐसा ही जो है टच कर रहा है। तो जिस तरह जो है आपका जो पाउंड की जो है वो वैल्यू बढ़ेगी, हमारे जो एसीसीए की पेपर की फीस भी बढ़ेगी। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। फिर लोकल लॉ में ये फ़र्क है, पाकिस्तान का लोकल लॉ है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आईकैप का होगा, वही जो है ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है। लेकिन एसीसीए ओके। मेंबर ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता। तो दोनों के प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो अब ये स्टूडेंट्स की मर्जी होती है कि वो जो एसीसीए को चूज करना चाहे एसीसी को चूज कर लें, आईकैप को चूज करना चाहे आईकैप को चूज कर लें। लेकिन बाहर आउटसाइड पाकिस्तान दोनों इक्वली बराबर है। लेकिन एक बहुत बड़ा केवियट है कि एसीसीए मेंबर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, आईकैप मेंबर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके। लेकिन एसीसीए मेंबर को एक अच्छी जगह से आर्टिकल्स करनी चाहिए। अगर तो एसीसीए मेंबर ने आर्टिकलशिप नहीं की तो डेफिनेटली उसको एक्सपीरियंस नहीं आया ना। तो अगर तो आर्टिकल्स दोनों की फंड से हुई भी है और अच्छी फंड से हुई भी है, तो बाहर की दुनिया में तो इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन पाकिस्तान में एसीसी के पास साइनिंग राइट्स नहीं। अच्छा मुज़म्मिल भाई, जैसे आपने एक बताया था, ज़िक्र किया था एफपीएस का। हम्म, तो अभी रिसेंटली देखने में आता है कि अभी जो बच्चे जो अभी न्यूली जो उसमें इनरोल्ड हो रहे हैं एफपीएस में, हम्म, इनको आर्टिकलशिप जो है बहुत जल्दी इनको मिल जाती है। हाँ इसमें क्या रीज़न है? जो मतलब बैक एंड जो बैच के बच्चे होते थे हाँ हाँ एफपीएस के, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, फाद भाई आपका सवाल बड़ा वैलिड है, और ये मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि देखें, अगेन अब इसके लिए ना दो तीन चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। तो पहली चीज़ तो हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई नंबर ऑफ इनटेक जो स्टूडेंट्स की है सीए में बढ़ गई है। ओके। जब इनटेक स्टूडेंट्स की बढ़ गई है तो डेफिनेटली आउटपुट भी बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले 100 बच्चे आते थे, 20 पास होते थे। सही है, अब 400 बच्चे आ रहे हैं तो डेफिनेटली 60-70 पास होंगे, 20 तो पिछले ज़्यादा ही होंगे। पिछले कुछ सालों में तो उनका रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा हाँ, हो गया। रेशो भी ज़्यादा हो गया, तो इनपुट भी ज़्यादा है, आउटपुट भी ज़्यादा है। और फिर आपको ये बात पता है कि पाकिस्तान से कुछ फर्म्स एग्जिट भी कर रही हैं, जिस तरह आपको पता है कि डेलॉयट एग्जिट कर चुकी है। कुछ फर्म्स हैं उन्होंने अपने ऑपरेशंस को जो है वो रिड्यूस कर दिया है। तो देखें आप, होता क्या है कि बच्चों की जो है वो आउटपुट ज़्यादा है, यानी बच्चे कैफ ज़्यादा पास कर रहे हैं। बाज़ औक़ात जो है वो फर्म्स के अंदर इतनी, जिसे कहते हैं, कैपेसिटी नहीं है कि वो उन सबको जो है ना वो इंडक्ट कर सकें। अगर आप आज से कोई 7-8 साल पहले चले जाएँ, जिन ज़माने में हमने अपना सीए स्टार्ट किया था, उस ज़माने में इंडस्ट्री आर्टिकल्स अलाउ नहीं थी, अलाउ ही नहीं थी। अलाउ ही नहीं थी। लेकिन अब चूँकि बच्चों की इनटेक बढ़ी है, आउटपुट भी बढ़ा है, फर्म्स के पास जो है वो गुंजाइश नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो डेफिनिटली आईकैप ने एक अच्छा इकदाम किया कि उन्होंने आर्टिकल्स को इंडस्ट्री के लिए भी ओपन कर दिया। अब इसके भी प्रोस और कॉन्स हैं। अलबत्ता आपका सवाल एफटीएस था। देखिए, एफटीएस का मतलब ये होता है कि आपने कितना जल्दी पेपर पास किया। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई बच्चा अगर इंडक्ट हो रहा है, वो एफटीएस 20 है, लेट्स सपोज मान के चले, एफटीएस बिल्कुल 40 है बिल्कुल। मान के चलें, कोई भी एफटीएस आप रख लें। अब 6 महीने बाद जो बच्चा इंडक्ट होगा वो 21 होगा, फिर 6 महीने बाद जो बच्चा इंडक्ट होगा वो 22 होगा। सही है। तो जितना पुराना आपका एफटीएस होता जाएगा, सही उतने आपके चांसेस बिग 4 बिग 6 फर्म्स में रिड्यूस हो जाएंगे। ओके। ठीक है, तो जितना लेटेस्ट आपका एफटीएस होगा और आपने जितना लेटेस्ट के बाद आपने कैफ क्वालिफाई कर लिया, तो आपके चांसेस ज्यादा है कि आप एक अच्छी फर्म में बिग 6 में बिग 10 में पिक आपके हो इंडक्शन सकते हो हैं। जाए, पिक हो सकते हैं, आपकी इंडक्शन हो सकती है। जब भी कहा जाता है कि भाई आपके पास तकरीबन 1.5-2 साल है, कि आप में 1.5-2 साल में एटलीस्ट कैफ पास कर जाए, ताकि आपको एक अच्छी जगह जो है वो आर्टिकलशिप के लिए एक अच्छी फर्म मिल सके। और अगेन इसमें कोई अलग बात नहीं है, तो नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई है ना, नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई, कि आपके पास जो है वो सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। कम है। अच्छा, इसमें मुज़म्मिल भाई, आजकल जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो रुझान है वो बिग फोर की तरफ है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मैंने देखा ज़्यादातर जो छोटी जो फर्म्स के जो अक्सर उस्ताज़ा जो हैं, वो उनको बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, कोई लाजमी नहीं है कि बच्चा बिग फोर से ही निकल सकता है, छोटी फर्म से भी जा सकता है। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? अब ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है ना। और देखें, फाद भाई,
अगेन काबिलियत जो है ना वो हर इंसान में के अंदर होती है। बिग फोर का बच्चा भी बहुत अच्छी जगह पे पहुंचता है ट्रेनी, और नॉन बिग फोर का ट्रेनी भी बहुत अच्छी जगह पे जो है वो रीच कर जाता है। बास औकात नॉन बिग फोर का ट्रेनी जगह रीच नहीं कर सकता, बिग फोर का ट्रेनी जगह रीच कर जाता है, वैसे ही वर्षा बास औकात नॉन बिग फोर का ट्रेनी बहुत अच्छी जगह रीच करता है और बिग फोर का ट्रेनी एवरेज रहता है। यार ये डिपेंड करता है आपकी अपनी स्किल्स पे। तो ये बात तो खत्म हो गई कि ये डिफरेंशिएट तो आप नहीं कर सकते कि बिग फोर और नॉन बिग फोर के ट्रेनीज में डिफरेंट है। आईकेएपी कहती है कि ऑल मेंबर्स आर इक्वल। हाँ, अब आप ये कहते हैं बिग फोर के एडवांटेजेस क्या है। तो यार फाबी आपको पता है बिग फोर के एडवांटेजेस नहीं है क्या? बिग फोर का एनवायरनमेंट, बिग फोर के एनवायरनमेंट के बाद भाई आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं वो बिग फोर के पास है। अब एक ट्रेनी ने फॉर एग्जांपल जो है बड़े बड़े बैंक ऑडिट किया है, सही ऑयल एंड गैस सेक्टर का ऑडिट किया, और एक ट्रेनी को एक्सपोजर ही कम मिला, तो डेफिनेटली उनकी स्किल्स में तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कमी होगी। आपने मिसाल भी सुनी होगी कि दरिया की मछली समंदर की मछली का जो है वो बराबरी नहीं कर सकती। तो अब मैं ये हरगिज नहीं बोल रहा कि जो है वो समंदर जो है वो बिग फोर है और दरिया जो है नॉन बिग फोर है, लेकिन ये डिफरेंस तो रहेगा। और डेफिनेटली मेथोडोलॉजी का भाई आपको पता है बिग फोर के पास अपनी अपनी मेथोडोलॉजीज हैं। आप पीडब्ल्यूसी का नाम लें तो उनके पास अपने टूल्स हैं, जो नॉन बिग फोर है उनके पास टूल्स नहीं है। और आजकल आपको पता है कि टेक्नोलॉजी कितनी कितनी जो है वो जरूरी है। हर चीज में तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। अब आपको पता है आज से 6-8 महीने पहले या 1 साल पहले एआई का क्या कॉन्सेप्ट था, और आज आप देख लें हर फर्म अपनी एआई बना के बैठी हुई है। तो एक्सपोजर का जो है वो डिफरेंस लाजमी आता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी की आपने बात की, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अब इसको अफेक्ट कर सकती है सीए की स्टडीज को? यार टेक्नोलॉजी अच्छे वे में जो है ना वो इम्पैक्ट करेगी अच्छे वे में। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चों ने फॉर एग्जाम्पल क्लासेस ली, क्लासेस लेने के बाद उन्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो उन्होंने चैट जीपीटी क्लाउड से पूछ लिया। नेगेटिव वे में मैं भी नहीं समझता, और डेफिनेटली जब आपके पास एआई आ रहा है ना तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी आई एम रॉन्ग, नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की नीड तो रहेगी, लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो है ना अपने आप को अप स्किल करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाता है उसके बाद वो छोड़ दे, डेफिनेटली उसकी स्किल्स क्या हो जाएंगी, डिमिनिश हो जाएंगी। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल जो है वो क्वालिफाइड हो जाता है उसके बाद वो अपना आप को अपग्रेड रख रहा है ना, तो मैं समझता हूँ कि जो है ना वो वंडर्स करेगा अपने कैरियर में। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सीए आपने जो है वो कोर्सेज कर लिए, आईकेएम भी पता आपको डेटा एनालिस्ट की ट्रेनिंग करवाता है, पावर बीआई की ट्रेनिंग कराता है, या फॉर एग्जाम्पल आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर इन डेटा साइंसेस कर लिया, तो वंस यू बिकम अ क्वालिफाइड मेंबर उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आपको मजीद कितना पढ़ना है और आपको किस फील्ड में चूज करना है। अलबत्ता आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि एआई की वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड कम नहीं होगी, मतलब आपके नज़रिए के मुताबिक शायद बढ़ जाए, जाए। हाँ काम बहुत आएगा। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज एक क्वालिफाइड मेंबर के लिए। हाँ फाद भाई, अभी भी इस बात को जो ना डिस्कस करने के लिए ना बहुत ज़्यादा डिबेट है। आप कह रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर मेंबर्स, या आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकलशिप फॉर ट्रेनीज? पहले तो इन बात को मुझे क्लियर करें। सीए क्वालिफाइड के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है? ये सीए क्वालिफाइड के यार जॉब अपॉर्चुनिटीज तो मैं समझता हूँ कि रहती है। माशाल्लाह पाकिस्तान के सीए जो है ना उनको दुनिया जो है वो मानती है। मैं खुद भी जो है वो 2-3 मुल्कों में काम कर रहा है, मैंने 5 साल पाकिस्तान से बाहर काम किया है। तो यार अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। अगेन डिपेंड करता है आपकी स्किल सेट क्या है, अगेन डिपेंड करता है आपका स्किल सेट क्या है। हाँ अलबत्ता अभी रिसेंट टाइम्स आपको पता है जिस हिसाब से हालात हैं, जो जंगें छिड़ी हुई हैं, या जो हमारे एक्सपर्ट्स जो है वो पीछे आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि जब ये हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड विद इन पाकिस्तान भी अच्छी है, और आउटसाइड पाकिस्तान तो बहुत है। हम लोग के जो मेंबर्स होते हैं, जो न्यूली क्वालिफाइड मेंबर होते हैं, एक रेशियो के हिसाब से 40% से ज़्यादा जो है वो बाहर चले जाते हैं क्वालिफाई होकर विद इन ईयर ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे बच्चों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। क्योंकि हमारे बच्चों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है तो जो दूसरे मुल्क के जो आप समझते हैं एम्प्लॉयर हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारे क्वालिफाइड मेंबर्स को जो है ना वो पिक करें, इंडक्ट करें। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे जो आने वाले जो नए जनरेशन के बच्चे इंटरेस्टेड हों सीए को एडमिशन लेने के लिए, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए पीयर प्रेशर की वजह से, बड़ा आपका अच्छा सवाल है। बच्चों को मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बेटा पीयर प्रेशर की वजह से कोई चीज़ नहीं करना, कि मेरे दोस्त अगर डॉक्टर बनने तो डॉक्टर बनूंगा, या मेरे घर वालों ने कहा कि मैं इंजीनियर बनो तो इंजीनियर। देखो यार आपका जो शौक बना आप वो करो। अगेन अच्छा, अब मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं पिछले कोई 4-5 साल से जो है वो टीचिंग फील्ड में भी हूँ, एमबीए के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ।
ओके। ठीक है? तो बाज़ औक़ात मैं बच्चों को देखता हूँ ना, जब 31-32 साल की उम्र में आते हैं, आके कहते हैं, यार मुज़म्मिल भाई हमने गलती करी, हमने इंजीनियरिंग करी, हमारा शौक ही नहीं था। फिर कुछ तो ऐसा है कि जो डॉक्टर बनने के बाद एमबीए करना, तो फिर मैंने उनसे कहा है, जब आपने डॉक्टर पढ़ा है भाई, अब व्हाई आर यू डूइंग एमबीए, आप एमबीए क्यों कर रहे हो? हमें डॉक्टर में मज़ा नहीं आया था, हमारे अम्मी हमारे अब्बू ने कहा था। ठीक है? इसी तरह सीए का है, भाई आपको जिस फ़ील्ड का शौक हो, जो कन्वीनिएंट हो जो आपके लिए। भाई ये तो आपके इनबिल्ट है ना, अल्लाह पाक ने हर बिल्कुल। इंसान को, जिसे कहते हैं ना, अकल और शऊर दिया, और हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल है। कोई अगर कहने की बात नहीं है, कोई अगर पागल भी है ना, तो उसके पास भी कोई ना कोई स्किल है। बिल्कुल, सही है। तो हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल है। बस फ़र्क क्या है कि आपकी जब उम्र 18 साल, 20 साल हो, तो जो आपके सीनियर्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, वो बैठ के जो है आपको गाइड करें। मेरे केस के अंदर जब मेरी फैमिली मेरे साथ बैठी थी, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि यार मुज़म्मिल आप एक जो है वो सीए कर सकते हैं। इसी तरह जब मेरा भाई का जो है वो ए लेवल्स हुआ था, तो मेरे घर वाले बैठे थे, हम बैठे थे, यार आप जो है वो कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसी तरह मेरी सिस्टर क्वालीफाई हुई थी ए लेवल्स, तो हम सब बैठे थे और हमने गाइड किया था, आप भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो अगेन ये तो आपका शौक है, कोई फील्ड भी खराब नहीं होती, बस फ़र्क क्या होता है कि आप राइट टाइम पे वाइज़ डिसीज़न लो। ओके। अच्छा मुज़म्मिल भाई, आपने एक बात की थी टीओस की, तो इसमें कुछ ट्रेनिंग्स इनसाइड होती है और कुछ आउटसाइड होती है, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है देखें ट्रेनिंग जब ऑर्गेनाइजेशन? ऑडिट फर्म्स की आप बात करेंगे ना, हम्म। तो उन्हें कहा जाएगा इनसाइड प्रैक्टिस। ओके। ठीक है? प्रैक्टिस का क्या मतलब है, आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हैं। ठीक है? और आउटसाइड पे होता है इंडस्ट्री। तो इसमें ये डिफरेंस है। इनसाइड का मतलब ये है कि आपकी आर्टिकलशिप जो है वो फर्म के साथ हो, और आउटसाइड का मतलब है कि आपकी आर्टिकलशिप जो है वो इंडस्ट्री के साथ हो। ओके, मतलब इंडस्ट्रीज भी जो है अब इनरोल कर रही है बच्चों को हाँ, इंडस्ट्री में इनरोल कर लें। ट्रेनिंग के लिए। इंडस्ट्री के भी अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, फर्म के भी अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री बेहतर है या फर्म बेहतर है। लेकिन अगर कोई मुझसे गाइडेंस लेने आता है, तो मैं कहता हूँ कि आप अपनी आर्टिकलशिप जो है फर्म में करें। वजह उसकी है कि आप मल्टीपल क्लाइंट्स देखते हैं। अगर आपके 3.5 साल में या 4 साल में अगर आपने 20-25 क्लाइंट देख लिए, तो आप सोचो आपने 20-25 मैनेजमेंट से मुलाकात करी, आपने 20-25 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, आपने 20-25 कल्चर देखे, उसके बरस अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो इंडस्ट्री के अंदर आप एक ऑर्गेनाइजेशन का मल्टीपल फंक्शंस देख सकते हैं। तो अगेन दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज है। कोई अगर मुझसे आके पूछता है कि मुज़म्मिल भाई मुझे अपनी आर्टिकल्स कहाँ से करनी है, तो मेरा मशवरा ये है कि आप फर्म से करें। वंस यू बिकम अ क्वालिफाइड मेंबर, फिर आपके लिए मर्जी है, आप चाहो तो इंडस्ट्री चले जाओ, आप चाहो तो मुल्क से बाहर चले जाओ, आप चाहो तो कंटिन्यू करो। अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है। हाँ, अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है। सही। जी, तो मुज़म्मिल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ मिलकर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो जो है हमारे देखने वाले जो हमारे व्यूवर्स हैं और नए इनरोल होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। जिस तरह से आपने एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, और उसके अलावा आपने बच्चों को बताया कि क्या आपको अपने डिसीजंस किस तरह से लेने चाहिए, किन चैलेंजेस का आपको सामना हो सकता है, और इनको आप किस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हमारे देखने वाले व्यूवर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह। थैंक यू मुज़म्मिल भाई। थैंक यू फराज भाई, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।